हेलो स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक CSIR नेट के सिलेबस की 11th यूनिट जिसका नाम है इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, वहाँ से है। ये अपना फर्स्ट टॉपिक होगा इवोल्यूशन का। इस टॉपिक के अंदर हम स्टडी करेंगे कि इवोल्यूशन क्या होता है और इवोल्यूशन का जो आइडिया है वो कहाँ से आया। तो हमारे टॉपिक का नाम है इमर्जेंस ऑफ इवोल्यूशनरी थॉट्स, यानी कि हम इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि इवोल्यूशन का जो कंसेप्ट है वो कैसे डेवलप हुआ है। वो थोड़ा बहुत इवोल्यूशन के बारे में हम इसमें थोड़ा डेफिनेशन इसकी देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है। ये हमारा टॉपिक है बेसिकली इवोल्यूशन के बारे में। तो अपने को पता होना चाहिए कि क्या हम पढ़ रहे हैं, किसके बारे में हमें स्टडी करनी है, किसके बारे में हमें जानना है। तो इवोल्यूशन क्या होता है, देखो हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में स्पेंड करता है। ये वो एनवायरनमेंट होता है जिसके लिए वह वेल अडेप्टेड होता है, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट में रहता है उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो उसमें अडेप्टेशंस पाई जाती हैं। जैसे हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, फिशेज़ हैं वो एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रहती हैं और वहीं के लिए वो अडेप्टेड हैं। जैसे हम बात करें कि फिशेज़ के अंदर कौन सी अडेप्टेशंस हैं, उनके अंदर गिल्स पाए जाते हैं जो उनको एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रेस्पिरेशन करने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा उनके अंदर फिन्स पाए जाते हैं जो उनको तैरने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा उनकी बॉडी पर स्केल्स पाए जाते हैं और कुछ अडेप्टेशंस उसके अकॉर्डिंग जो मैराइन और फ्रेश वाटर के अंदर जो फिशेज रहती हैं उनके अकॉर्डिंग में उनकी बॉडी में वो अडेप्टेशंस या कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जो उनको हेल्प करते हैं एक्वाटिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। इसी प्रकार से मैमल्स हैं वो टेरिटरी या जो स्थल है थल है वहाँ पे रहने के लिए वो अडेप्टेड होते हैं। वो पानी में इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाते। कुछ मैमल्स हैं ऐसे, कुछ एग्जांपल हैं, जैसे यदि हम एग्जांपल है ब्लू व्हेल का है तो वो मैमल है जो वाटर के अंदर रहती है। अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ जो मैमल्स हैं वो टेरिटरी पे रहते हैं और उसी के लिए वो अडेप्टेड होते हैं। इसी प्रकार कुछ और एग्जांपल जैसे हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स हैं वो उड़ने के लिए उनमें अडेप्टेशंस पाई जाती हैं। बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, उनमें उस टाइप के अडेप्टेशंस पाई जाती हैं। यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट में रहता है उस एनवायरनमेंट में उसको इजीली सर्वाइव करने के लिए उसकी बॉडी में कुछ अडेप्टेशंस, कुछ कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। यहाँ पे ध्यान ये देना अपने को, एनवायरमेंटल कंडीशंस कभी भी कांस्टेंट नहीं होती। यानी हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि किसी जगह पे अगर मान लो कि सपोज़ करो कि वहाँ पे 100 mm बारिश हो रही है, तो हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि वो कंडीशन हर साल वैसी रहेंगी। वहाँ पे कंडीशंस जो हैं एनवायरनमेंट में लगातार चेंज होती रहती हैं। अब बेसिक बात यहाँ पे क्या होगी कि ऑर्गेनिजम्स ने खुद को अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट किया है, उनकी बॉडी में वो सब कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ ये है कि एनवायरमेंटल कंडीशंस जिनके अकॉर्डिंग उन्होंने खुद को अडेप्ट किया है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, उनमें चेंजमेंट्स आते रहते हैं। ठीक है, जब कंडीशंस चेंज होंगी तो ऑर्गेनिजम्स को भी उन नई कंडीशंस के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, सपोज़ करो कि कोई प्लांट है जो रेगिस्तान में रह रहा है, वो वहाँ के लिए अडेप्टेड है। यदि वहाँ पे बारिश ज़्यादा होने लगेगी, ज़रूरत से ज़्यादा अगर बारिश होने लगेगी तो फिर उसको वहाँ पे सर्वाइव करने में दिक्कत होगी, उसको प्रॉब्लम्स होंगी। उसको अब इन नई कंडीशंस के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा, खुद में ऐसे बदलाव लाने पड़ेंगे जो उसको इस नए वातावरण में, नए एनवायरनमेंट में उसको सर्वाइव करने में हेल्प कर सके। जब ऑर्गेनिजम्स खुद को अडेप्ट करना चाहते हैं या अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं तो इस दौरान उनके अंदर नए कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है। ऑब्वियस सी बात है कि जब कंडीशंस चेंज होंगी तो उसके अकॉर्डिंग उनको खुद की बॉडी के अंदर या खुद के बिहेव के अंदर कुछ चेंजमेंट्स लाने होंगे। नए चेंजमेंट्स का मतलब है कि नए कैरेक्टर्स का उनके अंदर ओरिजिन होगा और टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे ये नई अडेप्टेशंस, ये नए कैरेक्टर्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं। वह एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनको पास आउट किया जाता है और कई हज़ारों लाखों जनरेशन्स के बाद, हज़ारों साल
के दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान, उनमें जब उन कैरेक्टर्स का, नए कैरेक्टर्स का, नए मॉडिफिकेशंस का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि इससे नए टाइप के ऑर्गेनिज्म बनते हैं या नई स्पीसीज़ बनती हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म बनते हैं जिनमें नए टाइप के फीचर्स होते हैं, तो यह प्रोसेस कहलाती है इवोल्यूशन। अब देखते हैं कि इवोल्यूशन का कंसेप्ट कहाँ से आया है। सबसे पहले थेल्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि लाइफ का ओरिजिन जो है वो एक्वेटिक है, यानी कि जो फर्स्ट सेल बनी है, फर्स्ट जो लाइफ ओरिजिनेट हुई थी वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में हुई थी। इसके बाद एनाक्सीमेंडर थे आए, उन्होंने, इनको द अर्लीस्ट इवोल्यूशनिस्ट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बताया कि सभी लिविंग बींग्स जो हैं वो प्रीमोर्डियल फ्लूइड से अराइज हुई हैं, यानी कि इन्होंने भी इस बात से एग्री किया है कि जो फर्स्ट सेल बनी थी वो लिक्विड में या एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर उसका ओरिजिन हुआ था। इसके बाद एम्पेडोकल्स आए थे, इनको फादर ऑफ इवोल्यूशनरी आइडिया कहा गया। इन्होंने क्या बताया कि जो हायर फॉर्म्स हैं लाइफ की, जैसे सपोज करो कि हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स हैं, इनको मोस्ट एडवांस्ड क्रिएचर्स बोला जाता है। तो जो हायर फॉर्म्स हैं उनका इवोल्यूशन ग्रेजुअली हुआ है, यानी कि ग्रेजुअली का अर्थ है कि इनका स्टेप बाय स्टेप इनमें नई मॉडिफिकेशंस और नए एडवांस फीचर जो हैं वो इवोल्यूशन के दौरान ऐड होते गए और उसके बाद वो सिंपल फॉर्म से हायर फॉर्म तक वो पहुँचे। उन्होंने ये भी बताया कि प्लांट्स जो हैं उनका ओरिजिन पहले हुआ है, उसके बाद एनिमल्स का ओरिजिन हुआ है अर्थ पर। और परफेक्ट फॉर्म्स जो हैं, जो अभी वर्तमान में हम जो स्पीसीज़ देखते हैं जो खुद को अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सक्सेसफुली अडेप्ट कर चुकी हैं, उनका प्रोडक्शन, एक्सटिंक्शन ऑफ इम्परफेक्ट फॉर्म्स, जो इम्परफेक्ट फॉर्म्स थी जो खुद को अडेप्ट नहीं कर पाई थी, उनके विलुप्त होने के कारण हुआ है। यानी कि जो खुद को सर्वाइव एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट नहीं कर पाए वो विलुप्त होते चले गए, और जो खुद को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग धीरे धीरे अडेप्ट करते चले गए वो आगे वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करे एनवायरनमेंट में, और फिर आगे उनमें नए फीचर्स ऐड होते गए और वो एडवांस फॉर्म या यदि हम बोलें तो एडवांस स्पीसीज़ के अंदर या उनमें उनकी बॉडी में, फिजियोलॉजी में ऐसे एडवांस फीचर्स प्रेजेंट हैं जो कि उनको एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद एरिस्टोटल, जिन्हें हम अरस्तू भी बोलते हैं, तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि लिविंग थिंग्स जो हैं उनको कोई एक वाइटल फोर्स ऑपरेट करती है। वाइटल फोर्स का मतलब हो गया उनके अंदर कोई ऐसी पावर है जो, या जिसे हम लाइफ बोलते हैं, कि नॉन लिविंग और लिविंग थिंग के बीच का जो डिफरेंस होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनके अंदर एक लाइफ होती है, एक पावर होती है। तो इस बात को अरस्तू ने बताया सबसे पहले कि लिविंग थिंग्स जो हैं या ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर ऐसी एक पावर होती है, एक फोर्स होती है, वाइटल फोर्स, एक लिविंग फोर्स होती है जो उनको ऑपरेट करती है और उनमें लगातार इम्प्रूवमेंट्स करवाती रहती है। उन्होंने एक लाइफ की एक लेडर सजेस्ट की, लेडर का मतलब होता है सीढ़ी, तो उन्होंने एक लाइफ की लेडर सजेस्ट की जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म को हम उनकी कॉम्प्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे लेडर है तो इसके अंदर उन्होंने ह्यूमंस को उन्होंने सबसे ऊपर रखा है लेडर के अंदर, यानी कि इसका मतलब है कि ह्यूमंस हैं वो मोस्ट एडवांस हैं, सबसे नीचे लेडर में वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो सबसे प्रिमिटिव या सबसे बेसिक, जिनके अंदर बॉडी सिस्टम, बॉडी प्लान पाया जाता है। ही ऑल्सो गिव्स द कंसेप्ट ऑफ टीलियोलॉजी, उन्होंने टीलियोलॉजी का भी कंसेप्ट जो है प्रस्तुत किया अरस्तू ने। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे फ्रांसिस बेकन, उन्होंने बताया कि नई स्पीसीज़ का ओरिजिन पुरानी स्पीसीज़ से होता है। यदि आज हम बात करें स्पेसिएशन की, नई स्पीसीज़ का ओरिजिन कैसे होता है, तो उसमें भी हम यही चीज़ें सब पढ़ते हैं कि नई स्पीसीज़ का ओरिजिन है वो पुरानी स्पीसीज़ से होता है। तो ये बात फ्रांसिस बेकन ने बताई थी। 1561 से 1626 के बीच इनका लाइफ पीरियड था। इसके बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जैन स्वामर्डन, इन्होंने एक प्री फॉर्मेशन नाम से एक थ्योरी प्रस्तुत की। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, इन्होंने बताया कि जो ओवा है, जो ओवम होता है, उसके अंदर एडल्ट ह्यूमन का या एडल्ट ऑर्गेनिज्म का एक मिनिएचर प्रेजेंट होता है। मिनिएचर का मतलब जैसे कोई भी एडल्ट ह्यूमन है उसका हम
इतना छोटा रूप बनाएं कि वो एक ओवा के अंदर वो फिट, एक ओवम के अंदर वो फिट हो जाए। तो इस आधार पे उन्होंने, या इस हिसाब से उन्हें प्रिज्यूम किया उन्होंने कि जो ओवम होता है या ओवा होता है उसके अंदर पूरा एक ऑर्गेनिज्म का मिनिएचर, यानी कि छोटा रूप, इतना छोटा कि वो एक ओवम के अंदर समा जाए, इतना छोटा रूप ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन इस मिनिएचर की ग्रोथ को इनिशिएट करता है, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ओवा में प्रेजेंट इस मिनिएचर में ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है और इसका डेवलपमेंट होता है, और धीरे धीरे फिर ये डेवलपमेंट के थ्रू पूरा एडल्ट बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए कैस्पर फ्रेडरिक वोल्फ। इन्होंने एपिजेनेसिस की थ्योरी प्रस्तुत की। एपिजेनेसिस की थ्योरी क्या कहती है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएशन से होता है, और ये डिफ्रेंशिएशन अनडिफ्रेंशिएटेड सिंपल टिश्यूज़ का होता है। यानी कि इन्होंने जो पहले वाली थ्योरी थी जिसके बारे में अभी हमने बात की, प्री फॉर्मेशन थ्योरी, इनको इन्होंने गलत साबित किया, इसके विरोध में थे। इन्होंने क्या बताया कि मिनिएचर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और जो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है वो अनडिफ्रेंशिएटेड टिश्यूज से होता है, यानी कि उनका पहले से कोई फेट या फिर पहले से कोई उनका डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं होता। धीरे धीरे उनके अंदर डिफ्रेंशिएशन होता जाता है और वो सेल्स आगे चल कर ऑर्गन्स और पूरे ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए लीनियस। लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। इन्होंने बताया कि स्पीसीज जो हैं वो गॉड के द्वारा क्रिएट की गई हैं, ये इम्यूटेबल हैं और फिक्स्ड होती हैं। इम्यूटेबल का मतलब कि इनके अंदर भगवान ने इनको एक बार बना दिया, अब इनके अंदर कोई बदलाव नहीं होता है, फिक्स है, इनके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होता। ना नई स्पीसीज़ कोई बन सकती है और ना पुरानी स्पीसीज़ जो पहले से जो स्पीसीज़ हैं उनके अंदर कोई बदलाव आ सकता है। तो ये बातें लीनियस ने बताई। उनको मानना था कि स्पीसीज जो हैं या जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको गॉड ने क्रिएट किया है। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट थे इरेस्मस डार्विन, जो चार्ल्स डार्विन, जिनके बारे में जिनको आप कॉमनली जानते होंगे, जिनका नाम आपने अच्छी तरह से सुन रखा होगा। तो चार्ल्स डार्विन के ये दादाजी थे। इन्होंने पहला क्लियर स्टेटमेंट दिया कि ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके अंदर एनवायरनमेंट के थ्रू जो इफ़ेक्ट आते हैं, एनवायरनमेंट के थ्रू जो बदलाव किसी ऑर्गेनिज्म में आते हैं, वो सारे चेंजमेंट उसकी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ये बात इरेस्मस डार्विन ने सबसे पहले बताई है। इसका ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने अपना दिया कि एनवायरनमेंट के थ्रू किसी ऑर्गेनिज्म में जो चेंजमेंट्स, जो बदलाव आएंगे, वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इसके बाद आते हैं लेमार्क। तो लेमार्क ने अपनी थ्योरी दी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जिन्हें हम बोलते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। इन्होंने क्या बताया, लेमार्क ने बताया कि एनवायरनमेंट के थ्रू जो चेंजमेंट किसी ऑर्गेनिज्म में आते हैं, जिन्हें हम एक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं, या जो चेंजमेंट किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ टाइम के दौरान उसकी बॉडी में आते हैं, उन सभी को नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेड किया जाता है, यानी कि अपनी संतान को वो पेरेंट्स के द्वारा मिलते हैं। यानी कि लेमार्क ने क्या बताया कि किसी एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ टाइम के दौरान एनवायरनमेंट के कारण उसकी बॉडी में जो भी चेंजमेंट, जो भी मॉडिफिकेशंस आएंगे, वो सब उसकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर उसको वो ट्रांसफ़र करेगा। इसके अलावा उन्होंने क्या बताया कि जिस ऑर्गन को कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई इंडिविजुअल जिस ऑर्गन को ज़्यादा यूज़ करेगा, या कोई स्पीसीज़, कोई पॉपुलेशन जिस ऑर्गन को ज़्यादा यूज़ करेगी, वो ऑर्गन ज़्यादा डेवलप होगा, और जिसे यूज़ नहीं किया जाएगा या कम यूज़ किया जाएगा, वो ग्रेजुअली एक्सटिंक्ट हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि नए ऑर्गन्स का डेवलपमेंट नई नीड पर डिपेंड करता है, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म को जब कोई नई नीड फील होगी, नई आवश्यकता महसूस होगी, तो उसके आधार पर उसके अंदर नए ऑर्गन्स या नई स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा उन्होंने इसे एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने जिराफ की नेक का एग्जाम्पल दिया कि जैसे हम लोगों ने एक कॉमन एग्जाम्पल हमने पढ़ रखा है इसके बारे में
कि उन्होंने बताया कि जो जिराफ थे वो पहले घोड़े की शेप के थे, उतनी ही उनकी साइज़ थी। उन्होंने फिर वो जिस एरिया में रहते थे वहाँ पे घास की थोड़ी सी कमी आ गई। घास की कमी आने की वजह से वो प्लांट्स के ऊपर या बड़े पेड़ों के ऊपर उनकी पत्तियों को खा के वो सर्वाइव करने लगे। तो इसके लिए उनको बार बार में अपनी गर्दन को ऊपर उठाना पड़ता था। तो अब क्योंकि उन्होंने अपनी गर्दन को ज़्यादा यूज़ किया तो धीरे धीरे उनकी गर्दन जो है वो ज़्यादा डेवलप हो गई और उसके लेंथ में इंक्रीजमेंट हो गया। उसके साथ साथ फ्रंट फुट जो उनके थे, फ्रंट लेग्स जो उनके थे, उनको उन्होंने ज़्यादा यूज़ किया तो उनकी लंबाई में भी इंक्रीजमेंट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। कैटास्ट्रोफिज्म का मतलब है, ये वर्ड बना है कैटास्ट्रोफ से, और कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है जो आपदाएं होती हैं उनसे। तो ये थ्योरी दी थी जॉर्ज क्यूवियर ने। उन्होंने क्या बताया कि इनको जॉर्ज क्यूवियर को फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी और एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी का फादर भी इनको कहा जाता है। उनकी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो कुछ क्रिएशंस हैं उनका ये मानना था कि टाइम टू टाइम नेचर के अंदर या एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ऐसी आपदाएं आती हैं कि जो पहले से प्रेजेंट सभी स्पीसीज़ को ख़त्म कर देती हैं। और ये सारी आपदाएं जो होती हैं वो कोई नॉर्मल जैसे कोई सुनामी हो गया, कोई भूकंप हो गया या कोई ज्वालामुखी, इस टाइप से नहीं होती। वो आपदाएं इस टाइप से होती हैं कि सुपर नेचुरल होती हैं, यानी कि वो एक ब्रॉड एरिया में, बहुत बड़े एरिया में वो अपना प्रभाव डालती हैं। जैसे हम लोगों ने सुना है या हम लोग पढ़ते हैं कि डायनासोर्स कैसे विलुप्त हुए, उसके लिए बताया जाता है कि कोई उल्का पिंड आके पृथ्वी से टकराया था, तो वो उल्का पिंड, उसका प्रभाव जो था ऑलमोस्ट पूरी अर्थ के ऊपर उसका इफ़ेक्ट पड़ा था। तो इस टाइप से उन्होंने, जॉर्ज क्यूवियर ने बताया कि इस टाइप से सुपर नेचुरल कुछ ऐसे इवेंट्स टाइम टू टाइम होते रहते हैं नेचर में। अब जब कोई ऐसी एक बहुत बड़ी आपदा आएगी तो उससे जो पहले से जो प्रेजेंट स्पीसीज़ हैं वो सारी विलुप्त हो जाएंगी, उसके बाद से एक नई शुरुआत होगी और अब नई स्पीसीज जो है वो जनरेट होंगी। इसके बाद आती है डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी। डार्विन ने ये थ्योरी अपनी बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन के अंदर, अपनी इस बुक के अंदर डार्विन ने ये थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के अंदर क्या कुछ जो पॉइंट्स बताए गए हैं, डार्विन ने जो पूरी अपनी एक थ्योरी दी थी इवोल्यूशन की, उस थ्योरी के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। इनमें फर्स्ट पॉइंट है थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। इस थ्योरी के अंदर डार्विन ने क्या बताया कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हर एक बॉडी की हर एक सेल के द्वारा बहुत छोटे साइज़ के प्रीमोर्डिया जो डेवलप किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। इन प्रीमोर्डिया को उन्होंने जेम्यूल या पेंजीन नाम दिया। ये जेम्यूल्स पूरी बॉडी से ब्लड के थ्रू कैरी करके गोनाड्स तक पहुंचाए जाते हैं। गोनाड्स में ये प्रीमोर्डिया एक्यूमुलेट होते हैं और जर्म सेल्स बनाते हैं, या जर्म सेल के अंदर आके ये प्रीमोर्डिया एक्यूमुलेट होते हैं। पैनजेनेसिस की थ्योरी में डार्विन ने क्या समझाया? डार्विन ने बताया कि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी की हर एक सेल के द्वारा स्मॉल साइज़ के प्रीमोर्डिया या जेम्यूल्स या पेनजीन्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, और ये पेनजीन्स ब्लड के थ्रू गोनाड्स तक लाए जाते हैं। गोनाड्स में इन्हें जर्म सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट किया जाता है। हर एक गेमिट जो है वो अपने पेरेंट की बॉडी का रेप्लिका होता है, यानी कि जो गेमिट्स ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाए जाते हैं, जर्म सेल के अंदर आके वो एक्यूमुलेट हुए, जर्म सेल आगे जाकर गेमिट्स बनाएंगे। तो उन्होंने बताया कि गेमिट्स के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है जो उस गेमिट को बनाने वाले ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, उसकी फिजियोलॉजी कैसी है, उसका सारा बॉडी का सिस्टम कैसा है, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उस गेमिट के पास प्रेजेंट है। इसके बाद में उन्होंने, डार्विन ने ही सेक्सुअल सिलेक्शन की थ्योरी प्रेजेंट की। इसके अंदर उन्होंने बताया कि नेचर के अंदर जनरली फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए या फीमेल्स से रिप्रोडक्शन करने के लिए मेल्स में कॉन्टेस्ट चलता रहता है, उनमें आपस में फ़ाइट चलती रहती है, और इस कारण से मेल्स ने बहुत सारे ऐसे मेथड्स कुछ अपने लिए डेवलप किए हैं कि वो फीमेल्स को उनकी हेल्प से अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके कारण मेल्स जो हैं या
जो एक जनरल जो स्पीसीज़ का जो एक मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म डेवलप हो गया, जो एनिमल्स के अंदर कॉमनली अपने को देखने को मिलता है। प्लांट्स में हालांकि ऐसा बहुत कम देखा जाता है, एनिमल्स में ये बहुत कॉमन है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब है कि सेम ही स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स के मेल और फीमेल में, कि मेल और फीमेल की मॉर्फोलॉजी में अपने को बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इसके कॉमन एग्जांपल हम मोर के अंदर देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ एग्जांपल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। ये डक फर्स्ट जो है वो डक का एग्जांपल है। सेकंड आप फिश के अंदर ये एग्जांपल देख रहे हो, मेल और फीमेल के अंदर कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और तीसरा एग्जांपल हम स्पाइडर के अंदर देख रहे हैं, जिसमें मेल की साइज़, बॉडी साइज़ छोटी है और फीमेल की बॉडी साइज़ बड़ी है। तो क्योंकि मेल्स ने फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज़ अपनाई हैं, उनके अकॉर्डिंग उनकी बॉडी के अंदर अलग टाइप की एक हम स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं, अलग टाइप के बिहेव उन्होंने अपने लिए डेवलप किए। इस कारण अपने को एनिमल्स के अंदर बहुत कॉमनली सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। इनकी मेल और फीमेल्स की मॉर्फोलॉजी के अंदर काफ़ी अपने को डिफरेंस देखने को मिलता है। डार्विन के बाद आए थे वीज़मान। वीज़मान ने अपनी थ्योरी दी कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। इस थ्योरी के अंदर उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि किसी भी एनिमल की बॉडी के साइटोप्लाज्म को हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइटोप्लाज्म को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा सोमेटोप्लाज्म और दूसरा होगा जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म के द्वारा गेमिट्स बनाए जाएंगे जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होंगे और ऑफस्प्रिंग तक वो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को कैरी करेंगे। यानी कि जर्म प्लाज्म के द्वारा जो गेमिट्स बनाए जाएंगे वो गेमिट्स आगे जाके नई संतान की उत्पत्ति करेंगे और नई संतान को वो सारे कैरेक्टर्स प्रोवाइड करेंगे जो उनके पेरेंट्स में प्रेजेंट हैं। केवल वे चेंजेस जो जर्म प्लाज्म में होते हैं वो ही हेरिटेबल होते हैं। यानी कि सोमेटोप्लाज्म के अंदर जो भी चेंजमेंट्स होंगे, जो बदलाव होंगे, वो सभी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं किए जाते। वो ऑफस्प्रिंग के वो उस इंडिविजुअल के साथ ही ख़त्म हो जाएंगे और सोमेटोप्लाज्म के कैरेक्टर्स जो हैं वो ट्रांसमिट नहीं होंगे। केवल जर्म प्लाज्म के अंदर जो भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट है उनके अंदर अगर कोई नई मॉडिफिकेशन हुई है जर्म प्लाज्म के अंदर तो केवल वो ही नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसमिट की जाएगी। इनकी थ्योरी का एक और पार्ट है प्रेजेंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसके अंदर उन्होंने क्या बताया कि जर्म प्लाज्म जो होता है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। डिटर्मिनेंट्स क्या है? डिटर्मिनेंट्स ऐसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं जो जर्म प्लाज्म में पाए जाते हैं। इन्हें हम आज के जो क्रोमोजोम्स हैं, जिन्हें हम क्रोमोजोम्स के नाम से जानते हैं और स्टडी करते हैं, और उन्हें उनसे कंपेयर किया जा सकता है। यानी कि जब वीज़मान ने अपनी थ्योरी दी थी तो उस टाइम साइंटिस्ट जो थे उस टाइम के, या वीज़मान जो थे, उनको क्रोमोजोम्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। तो उन्होंने अपनी जो थ्योरी दी थी उसके अंदर उन्होंने डिटर्मिनेंट्स नाम यूज़ किया क्रोमोजोम्स की जगह पे। तो इन्हें हम क्रोमोजोम की तरह क्रोमोजोम की जगह पर उनको समझ सकते हैं कि डिटर्मिनेंट्स वो किसके बारे में बात करें। तो उन्होंने क्या बताया कि जर्म प्लाज्म जो होता है किसी ऑर्गेनिज्म का, उसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डिटर्मिनेंट्स के अंदर प्रेजेंट स्मॉल फिजियोलॉजिकल यूनिट्स के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं या उनके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो ये जो डिटर्मिनेंट्स की जो स्मॉल फिजियोलॉजिकल यूनिट है इन्हें डिटरमाइनर्स कहते हैं, जिन्हें हम आज हम जिन्हें जीन्स के नाम से जानते हैं। यानी कि जैसे क्रोमोजोम्स में जीन्स प्रेजेंट होते हैं और उन जीन्स के द्वारा ही सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। ठीक उसी तरह से वीज़मान ने बताया है कि डिटर्मिनेंट्स होते हैं, डिटर्मिनेंट्स के अंदर स्मॉल डिटरमाइनर्स पाए जाते हैं। डिटरमाइनर्स के द्वारा सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया इमॉर्टेलिटी ऑफ जर्म प्लाज्म। यानी कि जो किसी ऑर्गेनिज्म का जर्म प्लाज्म होता है या स्पीसीज़ का जर्म प्लाज्म होता है वो इमॉर्टल होता है। इमॉर्टल का मतलब कभी ना मरने वाला, अमर। इमॉर्टल क्यों बताया उन्होंने जर्म प्लाज्म को? क्योंकि इसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिटेड कर दिया जाता है। जबकि जो सोमेटोप्लाज्म होता है वो ऑर्गेनिज्म की, इंडिविजुअल की जब डेथ होती है तो उसके साथ ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं किया जाता। और जर्म प्लाज्म के अंदर जो सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है वो
वो इंडिविजुअल जब रिप्रोडक्शन करता है तो अपनी संतान तक वो उसे ट्रांसमिट कर देता है। तो इस वजह से जर्म प्लाज्म के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होती रहती है। तो किसी स्पीसीज़ का जर्म प्लाज्म तब तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक वो पूरी उस स्पीसीज़ में कोई एक इंडिविजुअल भी सर्वाइव कर रहा है। इसके अलावा वे वेरिएशंस जो जर्म प्लाज्म में होती हैं वे इनहेरिटेड होती हैं नेक्स्ट जनरेशन में। हमने पहले इसके बारे में डिस्कस कर लिया। इसके बाद में आते हैं ह्यूगो डिवरीज। तो डिवरीज ने अपनी म्यूटेशंस की थ्योरी प्रेजेंट की थी। इन्होंने क्या बताया कि इवोल्यूशन के लिए जो वेरिएशंस ज़रूरी होती हैं वो वेरिएशंस सडन और लार्ज होती हैं, जिन्हें उन्होंने म्यूटेशंस या साल्टेशंस नाम दिया। यानी कि ह्यूगो डिवरीज ने सबसे पहले म्यूटेशन के बारे में बताया। और उन्होंने क्या बताया कि जो वेरिएशंस इवोल्यूशन के दौरान आती हैं वो वेरिएशंस जो है म्यूटेशंस के द्वारा क्रिएट की जाती हैं, म्यूटेशंस के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। ये सब बातें उन्होंने अपनी 1886 में उन्होंने जो म्यूटेशन थ्योरी दी थी उनके अंदर ये सब चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की। और उन्होंने बताया कि नई स्पीसीज़ का ओरिजिन म्यूटेशंस के कारण कैसे होता है। इसके अलावा डिवरीज ने आइसोलेशन इसके बाद में नेक्स्ट आती है आइसोलेशन थ्योरी। आइसोलेशन थ्योरी जो है वो एम वांगर के द्वारा दी गई थी। एम वांगर ने क्या बताया कि कोई ऐसी फोर्स होती है जो एक ही स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स को सेपरेट कर देती है अलग अलग ग्रुप्स के अंदर। 2 ग्रुप्स बन सकते हैं, उससे ज़्यादा ग्रुप्स बन सकते हैं। यानी कोई एक पॉपुलेशन है, कोई एक स्पीसीज़ की कोई पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन को कोई फोर्स जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स में सेपरेट करेगी, डिवाइड करेगी। और वो ग्रुप्स ऐसे होंगे कि वो आपस में ये ग्रुप्स के जो स्प्लिट हुए जो ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स के इंडिविजुअल आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे या आपस में फर्टिलाइजेशन इनके अंदर नहीं होगा। तो इस वजह से नई स्पीसीज़ का ओरिजिन होता है या इवोल्यूशन की प्रोसेस इसके कारण आगे हम बोलें कि इवोल्यूशन की प्रोसेस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये था अब तक अपना जो हमने डिस्कस किया है इवोल्यूशन की हिस्ट्री के बारे में कि कैसे कुछ इवोल्यूशन जो है वो इवोल्यूशन का कंसेप्ट जो है अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा प्रेजेंट किया गया है। इसमें हमने डार्विन और डार्विन के बाद ह्यूगो डिवरीज की म्यूटेशन की थ्योरी है, लेमार्क ने क्या कुछ बताया और उसके पहले के जो साइंटिस्ट आए थे सारे उन्होंने इवोल्यूशन के बारे में क्या कुछ अपनी थ्योरीज दी हैं वो सभी हम लोगों ने अभी डिस्कस करी हैं। इसके बाद हम आगे डार्विन की थ्योरी है, लेमार्क की थ्योरी है, लेमार्किज्म जिसे कहते हैं, डार्विनिज्म है और नियो डार्विनिज्म क्या है और लेटेस्ट में अभी क्या कंसेप्ट चल रहा है, इसके बारे में हम डिटेल से आगे के चैप्टर्स में आगे के लेसन्स में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।